हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्वी चंदन कुमार सिंह। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का 7वां पार्ट है। लास्ट पार्ट में हम डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 81। नेक्स्ट 82, क्वेश्चन नंबर 82। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव रिबेट, दो कॉन्जिक्यूटिव रिबेट, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव रिबेट इन द सेम रो इज कॉल्ड। टू कॉन्जिक्यूटिव रिबेट इन द सेम रो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं पिच। देख लेते हैं। नाउ अगर दो रिबेट का हम बात करें, एक रिबेट यहाँ और एक रिबेट यहाँ, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं पिच। पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ वन रिबेट टू द सेंटर ऑफ द नेक्स्ट रिबेट मेजर्ड पैरेलल टू द सीम एज शोन इन द फिगर 9.6। 9.6 जो फिगर है, इसमें दो रिबेट के बीच जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं पिच। नेक्स्ट होता है बैक पिच। बैक पिच मतलब एक रो और दूसरे रो, दो रो के बीच जो डिस्टेंस होता है ना, उसको बैक पिच बोलते हैं। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर लाइन ऑफ द सक्सेसिव रो। सेंटर लाइन ऑफ द सक्सेसिव रो के बीच जो डिस्टेंस होता है उसको बैक पिच बोलते हैं। नेक्स्ट है डायगोनल पिच। डायगोनल पिच क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिबेट इन द एडजेसेंट रो ऑफ जिगजैग रिबेट। यहाँ पर दो रिबेट है, उसके सामने एक रिबेट बीच में दिख रहा है। यहाँ दो रिबेट कंसिडर कीजिए तो उसके सामने एक और ये दिख रहा है। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ रिबेट इन द एडजेसेंट रो ऑफ जिगजैग, एडजेसेंट रो ऑफ जिगजैग, जिगजैग रिबेटिंग में एडजेसेंट रो के बीच, दो रिबेट के बीच जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ रिबेट ऑफ द एडजेसेंट रो इन जिगजैग रिबेटेड जॉइंट आर शोन इन द फिगर। इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल पिच। इसको बोलते हैं डायगोनल पिच, पीडी। नेक्स्ट है मार्जिन। क्या होता है? तो मार्जिन या मार्जिनल पिच जो होता है वो होता है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिबेट होल, रिबेट का सेंटर, टू द नियरेस्ट एज। नियरेस्ट एज जो है यहाँ से यहाँ तक, ये जो एज है या दो प्लेट है, यहाँ पर एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट ये है, तो जो नियरेस्ट एज के बीच को डिस्टेंस जो है वो उसको हम मार्जिन बोलते हैं। यहाँ पर जो भी दिख रहा है आपको, ये लैप जॉइंट दिख रहा है, ये भी लैप जॉइंट दिख रहा है, लैप जॉइंट दिख रहा है। तो लैप जॉइंट जो दिख रहा है, इसमें जो जो टर्म था वो सारा टर्म हम लोग डिस्कस कर चुके। अब जो पूछ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ वन रिबेट टू द सेंटर ऑफ द नेक्स्ट रिबेट इज कॉल्ड पिच ऑफ द सेम रो, इज कॉल्ड पिच, इज कॉल्ड पिच। कह रहा है इन रिवेटेड बॉयलर जॉइंट ऑल स्ट्रेसेस चाहे शेयर स्ट्रेस हो, बियरिंग स्ट्रेस हो या टेंसाइल स्ट्रेस हो, वो किस पे बेस्ड होता है? तो बेस्ड होता है होल के डायमीटर पे। होल के डायमीटर पे, साइज ऑफ द ड्रिल या रिम्ड होल के डायमीटर बेस्ड होता है। कैसे? वो थोड़ा देखना है। मान लीजिए हम शेयर स्ट्रेस का बात कर रहे हैं, शेयर स्ट्रेस का जो बात कर रहे हैं हम, शेयर स्ट्रेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, यहाँ पर फोर्स पी लग रहा है, यहाँ पर फोर्स पी लग रहा है, तो दोनों से ब्रेक होगा वो यहाँ से ब्रेक होगा। मतलब ये जो एरिया है और ये जो फोर्स है, दोनों एक फोर्स एक दूसरे पैरेलल है, फोर्स और एरिया दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो उसको हम शेयर स्ट्रेस बोलते हैं। तो एरिया ऑफ शेयरिंग एरिया जो होगा पाई/4 d स्क्वायर, क्योंकि डी विद द डायमीटर ऑफ द रिबेट बोल्ट, रिबेट होल। यहाँ नोटिस करने वाली बात है कि डायमीटर ऑफ रिबेट होल है, होल का डायमीटर, रिबेट का डायमीटर से मतलब नहीं है, होल के डायमीटर से मतलब है। तो एरिया ऑफ शेयरिंग एरिया जो होगा वो पाई/4 d स्क्वायर होगा। तो शेयरिंग रेजिस्टेंस अगर निकालना पड़े, तो रेजिस्टेंस अगर फोर्स निकालना पड़े तो फोर्स वापस एरिया इंटू शेयर स्ट्रेस, तो एरिया इंटू शेयर स्ट्रेस। अब चूंकि नंबर ऑफ रिबेट n है तो टोटल शेयर फोर्स कितना हो जाएगा? PS शेयर फोर्स, टोटल शेयर फोर्स इज इक्वल टू n इंटू पाई/4 d स्क्वायर इंटू टाउ। तो हम यहाँ पे देखें कि जो शेयर स्ट्रेस था वो किस पे बेस्ड था? होल के डायमीटर पे बेस्ड था, होल के डायमीटर पे, रिवेटेड होल के बेस्ड था। होल के डायमीटर पे भेजता, साइज नो होल। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिबेट इन द एडजेसेंट रो ऑफ जिगजैग, एडजेसेंट रो मतलब एक रो ये एक रो ये, जिगजैग पैटर्न में ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच एक, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग डायगोनल पिच बोलते थे, डायगोनल पिच। नेक्स्ट है
द इफिशियंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट इज द रेशियो ऑफ strength maximum load it can resist without failure to the strength of unpunched plate। ये जो फॉर्मूला है इफिशियंसी का, ये फॉर्मूला इफिशियंसी का जो है, ये फॉर्मूला किस में एप्लीकेबल है? टेंशन में कि बियरिंग में कि कंप्रेशन में कि एनी वन ऑफ द एबव में? तो अगर इफिशियंसी का फॉर्मूला आप देखिएगा, इफिशियंसी ऑफ रिवेट जॉइंट, तो अभी हम शियर स्ट्रेस देख चुके। इसी तरह आपका बियरिंग स्ट्रेस भी होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस भी होता है। बियरिंग स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा सी बोलते हैं, मतलब सिग्मा सी बियरिंग स्ट्रेस को, क्रशिंग स्ट्रेस भी इसको बोलते हैं सिग्मा सी, और पी एस जो है शियरिंग स्ट्रेस है, और पी टी जो है टेंजेंशियल स्ट्रेस है। तो यहाँ पर कुछ भी हो, लिस्ट ऑफ द टेंजेंशियल फोर्स या शियर फोर्स या क्रशिंग फोर्स, उसका लिस्ट लेना है। और जब मान लीजिए कोई भी आप पंच नहीं किए हैं, मतलब कोई भी आप रिवेट नहीं किए हैं, एक सीधा साधा ब्लॉक है, इसका थिकनेस जो है, इसका थिकनेस है टी, इसका थिकनेस है टी, और इसका जो पिच है यहाँ पर कोई रिवेट किया हुआ नहीं है, तो जो पिच है वो पिच को हम पूरा, उसका जो विड्थ है उसको वही मान लेते हैं। दिस इज द पी इंटू टी, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया वो पी इंटू टी हो गया, और जो स्ट्रेस लग रहा है वो सिग्मा टी स्ट्रेस लग रहा है, तो पी टी इंटू सिग्मा टी, मतलब पी टी बी द एरिया इंटू स्ट्रेस जो मिला आपको फोर्स मिला। जब अनरिवेटेड था तब, जब कोई भी रिवेट नहीं किए थे तब आपको ये मिला। तो इफिशियंसी होता है कि लीस्ट ऑफ दीज थ्री अपॉन, जब अनरिवेटेड में जो फोर्स लग रहा है वो, इसका जो लीस्ट अपॉन अनरिवेटेड में जो फोर्स लग रहा है वो, तो इफिशियंसी होता है दिस मच। पी जो है यहाँ पर स्मॉल पी जो है वो है पिच ऑफ द रिवेट, टी बी द थिकनेस ऑफ द प्लेट, एंड सिग्मा टी बी द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द प्लेट मटेरियल। तो यहाँ नोटिस करने वाला बात है कि इसमें अगर हम लोग पी एस ही लेते हैं तो पी एस लेते हैं या पी टी लेते हैं या पी सी लेते हैं, जो मिनिमम होगा वही हम लोग कंसिडर करते हैं। तो मिनिमम लिस्ट ऑफ दिस थ्री लिस्ट अपॉन दिस मच जो लग रहा है टोटल में, जिसको बोलते हैं इफिशियंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट। तो यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि कभी भी हो सकता है, टेंसाइल में भी हो सकता है, कंप्रेसिव में भी हो सकता है, और क्रशिंग में हो सकता है, और टेंसाइल में हो सकता है, और बियरिंग में भी हो सकता है। तो किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। तो एनी वन ऑफ द एबव, आपका आंसर टेंसाइल लिखा हुआ है, लेकिन आप एनी वन ऑफ द एबव, क्योंकि फॉर्मूला में आप देख चुके अभी। अब नाउ सिचुएशन है कि व्हेन टू प्लेट आर बट टुगेदर, एक प्लेट है दूसरा प्लेट है, बट ज्वाइंट करना है, एक प्लेट ऊपर रखे एक प्लेट नीचे रखे, एंड रिवेटेड विथ कवर प्लेट, दो कवर प्लेट हम रखे, एक कवर प्लेट ये एक कवर प्लेट ये, विथ टू रो ऑफ रिवेट, एक रो यहाँ एक रो यहाँ, मतलब कह सकते हैं कि एक रो यहाँ और एक रो यहाँ, मतलब एक साइड जो आपका है दो रो है बन रहा है, टू रो ऑफ रिवेट, द ज्वाइंट उसको क्या कहेंगे? तो यह है डबल रिवेटेड डबल कवर बट ज्वाइंट, डबल रिवेटेड डबल कवर बट ज्वाइंट। इसका फिगर आप देखना चाहते हैं, ये है इसका फिगर, इसको नोटिस कीजिए। एक ये है आपके पास और दूसरा प्लेट ये है, दोनों को बट वेल्ड करना है, तो एक प्लेट हम कवर प्लेट ऊपर रखे, एक कवर प्लेट हम नीचे रखे, दो कवर प्लेट रखे, दो होल किए हैं इसमें, ये पैटर्न आपको दिख रहा है। तो एक प्लेट नीचे है एक प्लेट ऊपर है और दो कर रहे हैं, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है डबल रिवेटेड डबल स्ट्रैप, डबल रिवेटेड डबल स्ट्रैप, डबल रिवेटेड हो गया, डबल है रिवेटेड, एक साइड जो है डबल दिख रहा है आपको। डबल स्ट्रैप मतलब दो ठो कवर है, ऊपर भी कवर है नीचे भी कवर, एक रेड कलर का नीचे भी रेड कलर का, ऑफ इक्वल बट ज्वाइंट। यहाँ पर यही सेम सिचुएशन है लेकिन जिगजैग पैटर्न में। यहाँ पर जो रिवेटिंग हो रहा है वो जिगजैग पैटर्न में हो रहा है, जो आप गौर से देखिएगा तो जिगजैग पैटर्न आपको दिखेगा। यहाँ पर जो रिवेटेड हो रहा है वो जिगजैग पैटर्न में है, मतलब जिगजैग पैटर्न हम कहते किसको हैं? जिगजैग पैटर्न हम कहते हैं कि दो के बीच एक या दो के बीच एक, इस तरह से अगर है जिगजैग पैटर्न में तो इसको बोलते हैं जिगजैग पैटर्न।
zigzag pattern. When the number of rows of rivet increase the number of row of रिवेट में नंबर ऑफ रो अगर बढ़ा दें तो इफिशियंसी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो वो डिपेंड करेगा कि रो में कितना रिवेट है, नंबर ऑफ रो ही ना बढ़ा रहे हैं यहाँ पर सिर्फ। तो हम इफिशियंसी अभी डिस्कस किए थे, इफिशियंसी हम देख चुके, इफिशियंसी हम ये देख रहे हैं। दिस इज द इफिशियंसी का इक्वेशन। यदि रो ऑफ रिवेट हम बढ़ा दें तो क्या होगा? तो ये डिपेंड करेगा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर PS में शियर फोर्स जो है, इसमें नंबर ऑफ रिवेट पे है, नंबर ऑफ रिवेट अगर बढ़ा देते हैं तो ये जो नंबर ऑफ रिवेट हम बढ़ा दिए हैं तो इससे ये बढ़ाएंगे नंबर ऑफ रिवेट, तो जो शियर फोर्स भी आपका बढ़ेगा, और शियर फोर्स बढ़ेगा तो शियर फोर्स बढ़ेगा, ये वाला राइज होगा तो इफिशियंसी भी राइज होगा। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो है पिच ऑफ द रिवेट का जो पिच हम लोग कंसीडर किए हैं, वो पिच अगर बढ़ जाता है, पिच बढ़ जाता है कहने का मतलब नंबर ऑफ रिवेट आप बढ़ा दिए तो पिच बढ़ जाएगा। पिच अगर आप बढ़ा दिए, पिच अगर आपका बढ़ जाएगा तो इफिशियंसी आपका ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ दो बात पर डिपेंड करेगा, एक तो एन नंबर ऑफ रिवेट जो कि PS में एन है उस पर डिपेंड करेगा, और दूसरा पिच ऑफ द रिवेट का जो पिच है, जो हम पिच कंसीडर किए हैं, वो पिच अगर बढ़ता है तो भी इफिशियंसी घटेगा। तो बढ़ भी सकता है इफिशियंसी और घट भी सकता है इफिशियंसी, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। may increase or decrease depending upon the situation, number of rivet used. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ए रिवेट ज्वाइंट इन विच एवरी रिवेट ऑफ ए रो इज अपोजिट टू अदर रिवेट, द आउटर रो इज नोन एज, एवरी रिवेट इज अपोजिट ऑफ अदर, मतलब इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं चैन रिवेट ज्वाइंट। अच्छा, नेक्स्ट है द रिवेट ज्वाइंट इन विच द नंबर ऑफ रिवेट डिक्रीजेज फ्रॉम इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट, उसको हम लोग डायमंड रिवेट बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डायमंड रिवेट ज्वाइंट। वो कैसा होता है? नंबर ऑफ रोज जो है वो घट रहा है, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ रिवेट जो है वो घट रहा है जैसे आप बाहर जाते हैं। तो यहाँ पर नोटिस करने वाला बात यहाँ पर है कि एज सो द डायमंड रिवेटेड ज्वाइंट इन विच द नंबर ऑफ रिवेटेड डिक्रीजेस एज वी प्रोसीड फ्रॉम इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट, अंदर से यहाँ से अगर हम बाहर जाते हैं तो ये डिक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ रिवेट, यहाँ पर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, ये डिक्रीज हो रहा है। और एक बात और नोटिस करने वाला है कि डायमंड रिवेटेड ज्वाइंट ओनली यूज फॉर बट ज्वाइंट, ये बट ज्वाइंट के लिए ही यूज़ होता है। दो बात यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, डायमंड जो है वो बट ज्वाइंट के लिए भी होता है। तीसरा बात यहाँ पर इसमें नोटिस करने वाली ये है कि हाउ द रिवेट ज्वाइंटेड ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ इज डिजाइन, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ अगर तो हमको इससे यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ भी मिलता है, इससे हमको यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ भी मिलता है, ये भी नोटिस करने वाला बात है। नेक्स्ट है ये हम जनरली रूफ और ब्रिज के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसका एक और नाम है लॉजेन ज्वाइंट भी इसको बोलते हैं हम लोग, लॉजेन ज्वाइंट बोलते हैं। सेम है, रूफ और ब्रिज में इसी तरह का यूज़ होता है। इसमें डायमीटर ऑफ रिवेट जो होता है वो होता है 6√2, ये भी ध्यान रखना है, 6√2, 6√T, T विद द थिकनेस ऑफ द प्लेट, T विद द थिकनेस ऑफ द प्लेट, डायमीटर ऑफ द रिवेट जो है वो डायमीटर ऑफ द रिवेट इज इक्वल टू 6√T, ये थोड़ा ध्यान रखना है।
नेक्स्ट इनरमोस्ट वाटरमोस्ट इज कॉल्ड डायमंड। नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ द टिप कितना होता है, 6√t। कहाँ है 6√t, 6√t। नेक्स्ट है इफ द डायमीटर ऑफ द एडजेसेंट रो आर staggered and outer row has only one rivet, outer row has only one rivet, तो उसको हम डायमंड रिवेटिंग बोलते हैं। डायमंड रिवेटिंग ज्वाइंट कैन बी अडॉप्टेड इन केस ऑफ, कब अडॉप्ट करते हैं तो बट ज्वाइंट के लिए, ये बात भी हो गया, अभी डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट है रिवेट आर मेड ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल। रिवेट किस टाइप के मटेरियल से बना होता है, तो रिवेट जो होता है वो बहुत बात पे डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली वो बना होता है डक्टाइल से। वो थोड़ा सा देख लीजिए। अगर हमको रिवेट का कंसिडर करें, ए डक्टाइल मटेरियल हैज़ यूज्ड फॉर रिवेट मटेरियल। रिवेट मटेरियल के लिए माइल्ड स्टील, कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम अलॉय का यूज़ करते हैं। मोस्टली डक्टाइल के लिए डक्टाइल मटेरियल यूज़ करते हैं हम लोग रिवेट को बनाने के लिए। ये आपका बाइफर्केटेड रिवेट है, ये आपका सिंपल रिवेट है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये डक्टाइल मटेरियल का बना होता है। डक्टाइल मटेरियल। नेक्स्ट है ए रिवेटेड जॉइंट इन विच द स्पेसिंग ऑफ द रिवेट इज स्टैगर्ड इन सच ए वे दैट द एवरी रिवेट इज इन द मिडिल ऑफ द टू रिवेट ऑफ द अपोजिट रो। मतलब दो रिवेट है, उसके मिडिल में यहाँ पर अपोजिट रो में इसका अपोजिट रो ये हुआ, इसके अपोजिट में दो के बीच एक अगर है तो इसको हम जिगजैग रिवेट बोलते हैं, जो हम देख चुके हैं अभी। नेक्स्ट है द वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द डायमंड रिवेटिंग। डायमंड रिवेटिंग में एक बात और ध्यान रखना है कि जो वीकेस्ट सेक्शन होता है वो आपका जहाँ पे सिंगल रो होता है, सिंगल रिवेट होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग, मतलब आउटर रिवेट जो होता है वहाँ पर आपका वीकर सेक्शन होता है। इसमें जो वीकर सेक्शन होगा ये आपको ऐसे नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हर एक अगर सेक्शन कंसिडर करिए, हर एक सेक्शन को कंसिडर करके वहाँ पर कितना स्ट्रेस डेवलप होता है, कितना फोर्स डेवलप हो पाता है वहाँ पर। तो सबसे पहले तो वहाँ टोटल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, उसको फोर्स में कन्वर्ट करना होगा और उस फोर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा सारे रिवेट में। तो उस सेक्शन में उस पर्टिकुलर रिवेट में कितना फोर्स लगता है वो पता चलेगा। तो प्रॉब्लम जब सॉल्व कीजिएगा तो उससे हमको ये क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि जहाँ पे सिंगल रिवेट है यहाँ पर ये वीकेस्ट सेक्शन है, अगर टूटना होगा तो टूटेगा यहीं से। तो ये ध्यान रखना है कि आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट पार्ट में जहाँ पर वन रिवेट होल ऑफ द इंड रो जहाँ पर होगा वीकेस्ट सेक्शन वही है। अब नाउ वीकेस्ट सेक्शन अगर वही है तो आपको बताना ये है कि इफिशियंसी उसका क्या होगा, तो इफिशियंसी के लिए हम अभी फॉर्मूला देख चुके थे रिवेट जॉइंट के लिए। इफिशियंसी हम लोग कैसे काउंट करते हैं, फिर से एक बार इफिशियंसी अगर निकालना पड़े हमको, तो ये आपका सिंपल सा डायमंड जॉइंट है, डायमंड रिवेटिंग है। ये थोड़ा सा गौर कीजिएगा इसको। दिस इज द डायमंड रिवेटिंग जो है, सेंटर लाइन ये है, और इसके बाद 3 रिवेट, फिर 2 रिवेट, फिर 1 रिवेट अब घट रहा है। डायमीटर सबका इक्वल है d, और डायमीटर होता कितना है, तो डायमीटर इज इक्वल टू 6√t के बराबर होता है डायमीटर ऑफ रिवेट। अभी भी देखें हम लोग। नाउ इफिशियंसी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इफिशियंसी हम लोग कैलकुलेट करते हैं जब कोई भी इसमें रिवेट नहीं था, अनरिवेटेड के केस में इसका जो वाइड था वो b था और थिकनेस इसका t था, तो पूरा एरिया क्या हो जाएगा b इंटू टी, और स्ट्रेस जो लग रहा है वो सिग्मा t। मतलब ये आपका मिला b इंटू टी इंटू सिग्मा टी जो मिला आपको, वो एक भी रिवेट जब इसमें नहीं था तब उसका स्ट्रेंथ मिला, तब उसका फोर्स मिला। तो नाउ अब यहाँ पर 3 तरह का केस है। एक है T1, मतलब T1, अगर इसको 1 सेक्शन बोल रहे हैं, इसको 2 सेक्शन बोल रहे हैं, इसको 3 सेक्शन बोल रहे हैं, 3 गो सेक्शन, हर एक सेक्शन का अलग अलग फोर्स होगा, हर एक सेक्शन का अलग अलग फोर्स होगा, फिर साथ साथ शियर स्ट्रेस भी होगा और क्रशिंग स्ट्रेस भी होगा। तो इतना सारा फोर्स में जो लीस्ट वैल्यू होगा वो लीस्ट वैल्यू ऊपर रखना है, और नीचे में क्या रखना है, नीचे में जब कोई भी रिवेट जॉइंट नहीं था तब जो फोर्स लग रहा था वो नीचे में रखना है आपको, तब जो मिलेगा वो हमको इफिशियंसी मिलेगा। तो नाउ नोटिस करने वाला बात यहाँ पर ये है कि ये चीज़ तो चेंज नहीं होने वाला है ना, ये चीज़ चेंज नहीं होने वाला है। जब अनरिवेटेड का बात, ये तो वैसे ही रहेगा। नीचे वाला पार्ट तो हम लिख दे रहे हैं, नीचे वाला पार्ट b इंटू टी इंटू सिग्मा टी,
ये डिनोमिनेटर। अपर का जहाँ तक बात है, अपर में लिस्ट हम बताए हैं कि लिस्ट कब होता है, तो लिस्ट होता है जहाँ पर सिंगल था, तो जो सिंगल रेजिस्टेंस ऑफ द जॉइंट एट द टीयरिंग अलोंग 1 1 जो मान रहे हैं 1 1 इसको मान रहे हैं, तो जब 1 1 यूज़ कर रहे हैं तो यहीं पर वीकेस्ट सेक्शन था तो टूटना होगा तो टूटेगा यहीं। तो जो लीस्ट वैल्यू मिलेगा वो आपको 1 1 सेक्शन में मिलेगा। तो वो कितना है, तो चूंकि एक डायमीटर है, टोटल विड्थ कितना है b है, तो टोटल लेंथ कितना बच गया, तो टोटल पूरा b था, b में से एक डायमीटर चला गया, ये डायमीटर चला गया, इंटू थिकनेस करेंगे एरिया मिल जाएगा इंटू सिग्मा टी, ये मिला आपका PT1। तो इतना सारा में से इतना सारा जो वैल्यू लिखा हुआ है, इस सारे वैल्यू में से सबसे लीस्ट जो है PT1 है। और PT1 है कितना, तो PT1 का वैल्यू है हमको ही मिला B माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी अपॉन जो ये वैल्यू आया जब एक भी रिबेट नहीं था तब, वो क्या मिला B इंटू टी इंटू सिग्मा टी, ये सिग्मा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर मिला एफिशिएंसी B माइनस डी बाई बी।